देवी और सज्जनों, नमस्कार। आज के इस पॉडकास्ट के एपिसोड में आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत हैं जो बहुआयामी प्रतिभा की धनी है। एक तरफ कड़क वर्दी पहना हुआ पुलिस ऑफिसर, साइड में सर्विस वेपन और कानपुर की पुलिस व्यवस्थाओं को संभालता हुआ वो व्यक्तित्व, और दूसरी तरफ एक कलाकार की संवेदनशीलता, उसके अंदर छुपा हुआ किरदार सिनेमा के पटल पर हमें नजर आता है। ऐसे कम ही लोग होते हैं और संभवतः पुलिस जैसे विभाग में चुनिंदा ही लोग मिल पाएंगे आपको जिनके अंदर ये दो बड़ी खूबियां एक साथ मौजूद हों। तो आज के हमारे अतिथि हैं श्री एसीपी आनंद ओझा, जिन्होंने अपना भोजपुरी सिनेमा में, बॉलीवुड सिनेमा में नाम कमाया और साथ में बड़ी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी किया। आनंद जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। तो आज जिस विषय पे हम आपसे बात करेंगे, तो मैं जानना चाहूँगा आपके शुरुआती सफ़र से, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने बम्बई जाकर एक गार्ड की नौकरी भी की और उसके बाद आपने अपने सपनों को परवान चढ़ाया। तो उस सफ़र की शुरुआत के दौर से हमें कुछ बताइए अपने बारे में, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, और अपने सपनों के पूरा करने के इस रास्ते में आपको क्या क्या कठिनाइयाँ हुई। बहुत छोटे से गांव का रहने वाला मैं सर हूँ और बिहार का रहने वाला मैं हूँ, और मुझे भी याद नहीं है कि कब एक छोटे से बच्चे के मन में एक सपने ने अंकुरण ले लिया एक बीज के रूप में। और वो बढ़ते जब मुझे याद है कि बाबूजी मेरे गांव में किसान थे। फैमिली, मेरा बैकग्राउंड जो था वो किसान थे, फादर मेरे, और वही गांव का माहौल था। बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ते थे, मैं भी स्कूल जाता था, पढ़ने में बहुत अच्छा था। बाबूजी भी चाहते थे पढ़ लिख के ऑफिसर बन जाए, लेकिन बचपन में वो सपना जो एक कि मैं एक्टर बनूंगा, ये पता नहीं कहाँ से आ गया। और उस सपने को चेंज करते करते वो, जब ये 94-96 की बात है, जब मैं इंटरमीडिएट करने के बाद, तो मुझे लगा कि इस गांव में रहने से कुछ नहीं होगा। और फैमिली, क्योंकि एक रूढ़िवादी फैमिली थी उस समय, अमूमन ऐसी ही फैमिली हुआ करती थी जो सोचते थे कि अरे इतना बड़ा सपना ये साकार कैसे होगा। तो मैं 96 में मैं घर छोड़ के निकल गया था बिना किसी से बताए। और मेरा दोस्त, एक फ्रेंड था जो साथ में पढ़ता था, और मेरे पास कुल 13 रुपए थे। पैसे हुआ नहीं करते थे उस समय। 13 रुपया लेकर मैं ट्रेन पकड़ लिया, और मेरे साथ दोस्त था। वो फर्स्ट टाइम मैं घर से बाहर निकला था। उससे पहले हम लोग गांव से भी बाहर निकलना बड़ी मुश्किल था, स्कूल जाना, घर आना। और आधे दूर मुंबई, ये भी नहीं पता था मुंबई जाने में कितने घंटे लगते हैं। जब मेरी ट्रेन जबलपुर पहुंची, पैसे मेरे सब खत्म हो गए, 13 रुपये। दोस्त ने कहा भूख बहुत लगी थी। दोस्त ने कहा कि अभी तो मुंबई, पूछा उसने तो पता चला अभी तो मुंबई जाने में बहुत टाइम लगेगा। और मुंबई जब, तो उसने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि हम लोग मुंबई नहीं जाके घर चलते हैं, नहीं तो ऐसे तो भूखों मर जाएंगे। फिर सेकंड अटेम्प्ट करते हैं हम लोग। बहुत कन्विंस किया। मुझे आज भी याद है, मैं जिद पर अड़ा हुआ था कि नहीं, मुंबई तो जाऊंगा मैं। और उस जिद पर फिर उसने कन्विंस करके उतारा। सेकेंड टाइम मैं, फिर हम लोग गांव लौट के आए, और 2 महीने बाद फिर मैं पूरी प्लानिंग के साथ मुंबई चला गया। और मुंबई जाकर वहाँ इतनी लाइफ आसान थी नहीं। वहाँ जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ करना था। सिनेमा इंडस्ट्री उस दौर में इतना ओपन नहीं थी, जो आज के दौर में जितने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं उतना ओपन नहीं थी। सिनेमा इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बाहर के लोगों के लिए बड़ी मुश्किल था वहाँ सरवाइव करना। तो जीने के लिए वॉचमैन की नौकरी, मेरे एक फ्रेंड थे, उनके मामा जी ने वॉचमैन की नौकरी करवा दी। वहाँ वॉचमैन ही किया, बहुत दिनों तक गार्ड की नौकरी किया, बट उस समय कोई सफलता नहीं मिली मुझे, और फिर वापस मुझे आना पड़ा। ये मेरी जर्नी थी मुंबई पहुंचने की सर। बहुत सुंदर आपका जो सफर रहा,
चुनौतीपूर्ण रहा शुरुआती सफ़र। और ज़्यादातर जो बड़े स्टार बने उनकी अगर पृष्ठभूमि देखें हम, तो उन्होंने बहुत छोटे स्तर से, क्योंकि मुंबई सपनों की नगरी है, वहाँ पर संघर्ष से आदमी बड़े बड़े मुकाम हासिल कर लेता है। तो मैं आपसे इतना जानना चाहूँगा कि आपका जो करैक्टर है, जो किरदार है, एक तरफ वर्दी है खाकी, कठोर निर्णय लेने वाली, ठोस हकीकत, सबूत, प्रोटोकॉल और कानून की मांग करती है, और दूसरी तरफ एक एक्टर का काम संवेदनशीलता, कल्पनाशीलता और भावनाओं की मांग करता है। इन दोनों के बीच इमोशनल एंगल और कर्मयोग, इन दोनों के बीच आप कैसे जो कठोरता और कल्पनाशीलता, जहाँ पर दृढ़ निर्णय और दूसरी तरफ भावनात्मक पहलू, इनके बीच में तालमेल आप कैसे बना लेते हैं? मुझे लगता है सर कि ये व्यक्ति का अपना कैरेक्टर होता है कि आप अंदर से कितने भावुक हैं, और वो भावुकता आपको इस समाज के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति कहीं ना कहीं मुझे लगता है सपोर्ट करता है। उस भावुकता का मतलब ये नहीं होता है कि व्यक्ति कमजोर है, तो भावुक है समाज के प्रति। अगर भावुक है तो समाज के प्रति जो गलत करने वाले लोग होते हैं उनके प्रति वो कठोर होगा। तो मेरे बारे में भी मेरे घर परिवार, मेरे दोस्त, मेरे कलीग्स जो है यही बोलते हैं कि बहुत ही सर इमोशनल है। तो इमोशनल का मतलब मुझे जहाँ तक लगता है ना, कि लोग कहते हैं ये इमोशन मुझे एक्टिंग में बहुत सपोर्ट करता है कि मैं अच्छे से अपने किरदार को जी जाऊं और उस संवेदना तक पहुंच जाऊं जो उस किरदार की मांग होती है। और दूसरी तरफ जो पुलिस की सेवा है, जहां कठोरता, तो मुझे कठोरता उन्हीं लोगों के खिलाफ करना पड़ता है। मैक्सिमम पीड़ित लोग मेरे पास आते हैं जिनके आंखों में आंसू होते हैं, समस्याएं होती है उनके पास। उनकी समस्याओं के लिए जो लोग जिम्मेदार होते हैं, उन लोगों के प्रति कठोर निर्णय लेने में 1 मिनट भी नहीं लगता है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। और भावुक होने के नाते मैं अपने उन पीड़ित लोगों के प्रति अच्छे से उनको समझ पाता हूँ, अच्छे संवेदनाओं के साथ उनके साथ खड़ा हो पाता हूँ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे एक्टिंग में भी, मेरे पुलिस प्रोफाइल में भी, सेवा में भी ये मेरा भावुक होना सहयोग करता है, सपोर्ट करता है। एक भोजपुरी लड़के से, एक सुरक्षा गार्ड से लेकर मुलायम सिंह जी के काफिले में उसका नेतृत्व करना, इस सफ़र के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मुझे पता लगा कि आप मुलायम सिंह जी के, मुख्यमंत्री के काफिले में भी आपका योगदान था, वहाँ पर आपकी ड्यूटी थी, और उसके अलावा एक छात्रा के अपहरण को जिस तरह से आपने हैंडल किया, वो भी मैंने कहीं आपके बारे में पढ़ा। तो इस बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? एक जो मैं स्टार्टिंग में अपना स्ट्रगल वाला जो आपको कहानी सुनाई, वो थोड़ी सी अधूरी थी। अधूरी इस मामले में थी कि मुंबई पहुंचने तक वो कहानी थी। मुंबई पहुंचने के बाद फिर लौट के जब मैं गांव आया तो मैं फिर पढ़ाई अपनी जारी रखा, और उस पढ़ाई का ही नतीजा ये था कि मैं पुलिस की सेवा में आ गया। और पुलिस की सेवा में आने के बाद मुझे मौका मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय वर्तमान में नेताजी थे, उनकी पर्सनल सिक्योरिटी में और वहाँ कार्य करने का, और वहीं से अवसर मुझे मुंबई जाने का भी मिला। फर्स्ट टाइम वहाँ रहे और उनके साथ भी रहे। दूसरी बार मुख्यमंत्री जी बनी बहन जी कुमारी मायावती, तो उनके साथ भी मैं रहा था पर्सनल सिक्योरिटी में। तो वो मेरा स्ट्रगल फेज था सिनेमा के लिए। और वहाँ के मेरे जो भी अधिकारी, मेरे जो भी सीनियर्स थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको दिखता था कि इस लड़के में एक एक्स्ट्रा स्किल है और ये होना बड़ी बात है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत भी समझ रहा हूँ कि ऐसे मुझे सीनियर्स मिले जिन्होंने मेरे एक्टिंग के प्रोफाइल को भी सपोर्ट किया। तो उनके साथ सिक्योरिटी में मैं काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। और जहाँ तक बात है एक लड़की को बचाने की, तो उस समय लखनऊ में मेरी पोस्टिंग थी और बहुत
ही वो घटना सभी न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर और सारे न्यूज़पेपर के हेड लाइन बनी थी। एक लड़की को ऑटो वाला दिन दहाड़े लेकर भाग रहा था। ये पुलिस सेवा में मुझे लगता है सर कि वो कुछ घटनाएं हाईलाइटेड हो जाती है, कुछ घटनाएं जमींदोज हो जाती है जिसे कोई नहीं जान पाता। और मुझे लगता है पुलिस अधिकारी के सामने रोज कोई ना कोई ऐसी घटना आती है जहां पर अगर संवेदनशीलता के साथ अच्छे से अगर वो काम करता है तो उसको आजीवन संतुष्टि मिलती है। अंतरात्मा तो सबके पास है। अगर मैं कुछ गलत करता हूं अपनी पुलिस सेवा में किसी पीड़ित के साथ, किसी कमजोर के साथ, तो अंतरात्मा अपनी तो धिक्कारेगी ही। तो आज तक मुझे उस चीज का, जब लड़की को ऑटो में लेकर 3 लड़के लेकर भाग रहे थे, लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, उसका अपहरण करने की कोशिश कर रहे थे और लड़की का गला दबा दिए थे जिससे वो बेहोश हो गई थी क्योंकि वो चिल्ला रही थी बचने के लिए। और मौके पर मैं, ये इत्तेफाक था, कोई सूचना नहीं थी, ये इत्तेफाक था कि मेरी गाड़ी वहीं से गुजर रही थी। मैंने देखा, थोड़ा ऑब्जर्वेशन था कि ऑटो थोड़ा जिगजैग करके चल रही है, कुछ ना कुछ लग रहा है गलत है, तो पीछा किया, वो भागने लगे। दौड़ा के उनको पकड़ा गया और लड़की के जब बयान लिए गए तो लड़की ने बताया कि मैं कोचिंग जा रही थी, इस तरीके से इन लोगों ने ट्रैप करके मुझे अपने रूम पर लेके जा रहे थे। तो वो मामला बड़ी हाईलाइटेड हुआ था। कुछ भी हो सकता था उस लड़की के साथ, मुझे लगा ईश्वर ने भेजा मुझे। और बड़ी आज तक मेरे मन में संतुष्टि होता है कि किसी के जीवन को, किसी के सम्मान को, किसी के इज्जत को बचाने के लिए वो हर पुलिस वाले के जीवन में मिलता है और वो अवसर मुझे भी मिला। कानपुर की ट्रैफिक व्यवस्था को आपने बड़े अपने अंदाज में ठीक किया, इसमें भी बड़ा आपको काफ़ी अप्रिसिएशन मिला। और उसके अलावा अभी तक माना जाता है कि अपनी लीव जो होती हैं आपकी, उनका सदुपयोग आप अपनी फिल्मों के लिए, एक्टिंग के लिए, शूटिंग के लिए करते हैं। इधर अपना कर्तव्य का भी बड़ी ईमानदारी से निर्वहन करते हैं और उधर अपने शौक के लिए भी जो काम करते हैं उसमें बड़ी भारी संख्या। आप बताएंगे कि कुल कितनी भोजपुरी फिल्में आपने की हैं, कुल कितना? क्योंकि मुझे पता लगा है कि आपने रवि किशन और इसमें काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स के नाम हैं जिनके साथ आपने काम किया है और काफ़ी अच्छी फिल्में भी की हैं, तो इस बारे में कुछ बताइएगा। अभी तक लगभग जो है 15 से 16 फिल्में भोजपुरी में मैं कर चुका हूँ लीड एक्टर के रूप में। और पहला अवसर ही मुझे रवि किशन भैया के साथ मिला था मुझे। और फिर दूसरी फिल्म मैंने राहुल रॉय जो आशिकी फिल्म वाले थे उनके साथ भी किया था। तो बहुत अच्छा कोशिश करता था क्योंकि उस समय भोजपुरी का दौर ऐसा था कि ब्लेम बहुत लगता था कि फिल्में बहुत चीप बनती है, अश्लील बनती है। तो मैंने, क्योंकि भोजपुरी, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बचपन से भोजपुरी से मेरा वास्ता था, लगता था कि इस भाषा के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। तो मैंने कोशिश की उस दौर में भी कि फिल्में अच्छी करूँगा, उसकी स्क्रिप्ट अच्छी होगी, समाज के लिए कुछ मैसेज दे, ये चीज़ें। तो मैं कोशिश किया और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला मुझे। ये फिल्में जो भी मैंने किया तो उसको हमारे उस समय स्टार रवि किशन भैया थे, मनोज तिवारी भैया थे और बड़े बड़े स्टार जो थे, उनके पैरेलल में मेरी फिल्मों को नोटिस किया गया और फिल्में चली बहुत बिहार में मेरी। तो ये चीज़ें मैंने अपने सिनेमा में कंट्रीब्यूट किया, अपने भाषा को कंट्रीब्यूट किया और बड़ी आत्मिक संतुष्टि मिली मुझे कि सिनेमा के माध्यम से मैं अपने भाषा और मैं अपने क्षेत्र और मैं अपने देश के लिए, क्योंकि आपके पास माध्यम है, जिस माध्यम से भी चाहे इस देश की सेवा कर सकते हैं। तो वो मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि मुझे इस तरीके का अवसर मिल रहा है कि कला के माध्यम से और पुलिस की सेवा के माध्यम से, दोनों से मैं देश सेवा कर रहा हूँ। बहुत सुंदर आनंद जी, क्योंकि आपकी बिहार की पृष्ठभूमि है, तो एक जमाने में बिहार शिक्षा का हब होता था। विश्व के बड़े बड़े विश्वविद्यालय वहाँ होते थे, लोग हायर एजुकेशन के लिए वहाँ पर आते थे, जहाँ की लाइब्रेरी को भी जलाने में महीनों लगे जब आक्रांताओं ने वहाँ पर आक्रमण किया, हमारी जो बौद्धिक संपदा थी उसको नुकसान पहुँचाया। तो इसका मलाल होता है कभी? देखिए, मुझे लगता है कोई भी समाज, आक्रांता तो हर दौर में आए,
और उनका काम ही यही है, आज भी हैं, जिनका काम ये है कि आपकी सभ्यता को, आपकी संस्कृति को किसी न किसी प्रकार से क्षति पहुंचाया जाए। तो उस वक्त भी थे, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत थी, उस विरासत को वो नष्ट नहीं कर पाए। और इस तरीके से देखना चाहिए कि आज भी जब याद किया जाता है अभी भी कि बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है, बिहार में तो शिक्षा के लिए बहुत अच्छे स्कूल नहीं है, बेसिक चीज़ें नहीं है, और दूसरी तरफ आपको जब रिजल्ट पूरे इंडिया लेवल पर पूरे उस परिदृश्य में देखते हैं हम, चाहे बड़े प्लेटफॉर्म पर जो यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, आईआईटी होते हैं, जेईई मेंस और नीट के एग्जाम्स होते हैं, ये सारे एग्जाम्स को अगर हम एनालाइज करते तो हम आज भी देखते हैं कि बिहार के बच्चे बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और उनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो ये मुझे लगता है ना कि वो जो सांस्कृतिक विरासत थी, जो हम लोग बचपन से हम लोग पढ़ाया जाता है मन में, मुझे लगता है हर बिहार के, और ये हर स्टेट के साथ होता है। यहाँ भी एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा है इस चीज को कि जिस व्यक्ति को अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के बारे में नहीं, ये गर्व जो प्रदान करती है हमें, और हमारे भारत देश की इतनी बड़ी विरासत है कि इसको सिर्फ महसूस जो बच्चा कर लेगा वो अपने लाइफ में बहुत बड़ा कुछ कर जाएगा। तो बिहार की जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है वही आज भी वहाँ के बच्चों को प्रेरित करती है, और मुझे भी अनवरत प्रेरित किया कि मैंने कला के क्षेत्र में भी, और मैंने अपने जो सेवा दे रहा हूँ पुलिस की, इस क्षेत्र में भी मुझे ये अवसर प्रदान हो रहा है। वर्तमान में आप उत्तर प्रदेश में पोस्टेड हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस सर्विसेज में हैं, और वहाँ का नेतृत्व हमारे इस देवभूमि के रत्न योगी जी कर रहे हैं। तो इससे पूर्व की सरकारों में और आज की सरकार में जो बोलते हैं कि कानून का राज आज उत्तर प्रदेश में है, अपराध लगभग समाप्ति की ओर है, औद्योगिकरण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा काम हो रहा है। तो इस योगी जी के नेतृत्व को, वैसे तो आप सरकारी कर्मचारी हैं, पर उसका जो सकारात्मक पहलू है उसे किस रूप में देखते हैं? मुझे लगता है कि इसको मैं तुलनात्मक न, ये मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं तुलना करूं। मैं सरकारी सेवा में हूं और संवैधानिक रूप से जो भी सरकारें चुनी जाती है उसके प्रति हम लोगों का दायित्व होता है निर्वहन करने का और उनके आदेश निर्देश के तहत ही कार्य करने का। लेकिन हमने क्योंकि मैं रहने वाला बिहार का हूँ और उत्तर प्रदेश में, तो ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है। मैंने देखा कि यहाँ के शासक, यहाँ के प्रशासक ऐसे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश को अग्रणी प्रदेश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे, और उसमें मुझे लगता है कि मुझे एक नागरिक के रूप में ये स्वीकार करने में कोई वो नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और हम लोग रहते हैं जहाँ पर वहाँ की नारी शक्ति है, वहाँ के कमज़ोर लोग हैं, सभी सुरक्षित महसूस करते हैं। तो ये किसी भी सरकार के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि वहाँ की उसकी जनता सुरक्षित महसूस करे, और उसमें योगदान हम लोग निभाते हैं, अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करते हैं। ये बात सही है कि आप एक एसीपी हैं, एक स्थापित अभिनेता हैं, और साथ में आप मार्शल आर्ट के भी विशेषज्ञ हैं और एक विचारक भी हैं। आपके विचारों को सुन के लगता है कि आपके विचार समाज को दिशा दे सकते हैं। आपका अंतिम लक्ष्य क्या है, जो फाइनल डेस्टिनेशन, क्या सोचा है आपने कि मुझे कहाँ जाना है यहाँ से आगे? थोड़ा सा आध्यात्मिक रूप से अगर सोचे इंसान, कोई भी व्यक्ति, तो इस चीज का निर्णय मुझे नहीं लगता है कि किसी व्यक्ति के हाथ में है कि मेरा अंतिम डेस्टिनेशन क्या होगा। मुझे लगता है कि मेरा कल जो है आज के कर्म के ऊपर आधारित है। आज हाँ, कुछ चीजें ऐसी चीजें हैं, मैं इस चीज को बड़ी बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ इस चीज में कि कुछ चीजें ऐसी है जो आपके जीवन में आकस्मिक रूप से आएंगी और उसके लिए सहर्ष आपको तैयार होना पड़ेगा। तो मैं भी अपने जीवन को इसी तरीके से देखता हूँ कि
और सौभाग्यशाली भी समझता हूं मैं। अंतिम लक्ष्य का तो मैंने नहीं सोचा है, लेकिन मुझे लगता है कि कला के क्षेत्र में पुलिस की सेवा, मैं पुलिस सेवा को भी इस तरीके से लेता हूं कि हमारे पास जो भी जनता आती है, जो पीड़ित लोग आते हैं, उनकी कितनी मैं मदद कर सकता हूं। मुझे लगता है इस देश का नागरिक सिर्फ अपने हिस्से का ईमानदारी बरत ले तो हम इस देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और 100% ईमानदार तो कुछ भी नहीं है, प्योर 100% कुछ भी नहीं है। तो मैं थोड़े से अपने हिस्से की ईमानदारी अगर बरत लूँ तो इस समाज को बहुत कुछ दे सकता हूँ, और उसी प्रयास में मैं लगा हुआ हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर मुझे सफल बनाएंगे, और अंतिम डेस्टिनेशन उसी पर ईश्वर ही हमारा, इसका निर्णय हमारे ईश्वर ही लेंगे, मुझे नहीं लेना है। मुझे अपने कर्तव्यों का निर्वहन दोनों क्षेत्र में, कुछ और भी क्षेत्र अगर इस दौरान इस मार्ग पर मुझे अगर प्राप्त होते हैं। एक चीज और मैं बताऊंगा आपसे कि अभी तक सर आपने नहीं पूछा मुझसे, लेकिन मैं जहां भी इंटरव्यू देता हूं तो ये प्रश्न जरूर लोग करते हैं कि आप इन दोनों चीजों को कैसे बैलेंस कर लेते हैं, कैसे करते हैं आप इस दोनों चीजों को। और मैं यही जवाब देता हूं कि मुझे लगता है कि अभी इस मार्ग में चलते हुए कुछ और भी दायित्व मिलेंगे, तो उसके लिए भी टाइम है हमारे पास। क्योंकि हम अपने टाइम को अगर अच्छे से मैनेज करें, अच्छे से उसको व्यवस्थित तरीके से करके हम अगर अपना कार्य संपादित कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत समय है। अभी भी बहुत समय मैं बर्बाद करता हूँ, पढ़ता हूँ, ये नौकरी ड्यूटी करने के बाद भी पढ़ लेता हूँ थोड़ा बहुत, और सिनेमा भी कर लेता हूँ, या अच्छे कुछ रोल मिलते हैं उसको करना अब प्राथमिकता है। तो इस तरीके से, लेकिन मेरे पास टाइम, और हर व्यक्ति के पास टाइम है कि वो मल्टीपल काम को कर सकता है, बस ये है कि अपने समय को अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए उसको। अमूमन मैंने देखा कि आज का जो युवा है वो अपने विजन के प्रति तो क्लैरिटी है, लेकिन आलसी हो चुका है। आलसी टेक्नोलॉजी ने भी बनाया, मोबाइल ने भी बनाया, ये जो टीवी है, ये जो नेटफ्लिक्स है, ये जो सीरियल्स हैं, इसकी वजह से भी मैं देखता हूँ कि जैसे बहुत कम लोग हैं। अभी मैंने एक जगह सर्वे किया था, पूछा बच्चों से कॉलेज के कि क्या तुमने उगता हुआ सूरज देखा, तो उसमें से 5% लोग भी ऐसा नहीं मिले, ऐसे नहीं थे जिन्होंने कहा कि हमने उगता हुआ सूरज देखा। तो अब आप देखिए कि अगर आप सुबह 11 बजे, 10 बजे, 12 बजे सो के उठेंगे, तो ये जो पीढ़ी है, क्या ये इतना जो अपेक्षा इससे रखी गई है उस अपेक्षाओं पे खरी उतरेगी? तो मैं आपसे एक संदेश अपनी युवा पीढ़ी को देना चाहूँगा कि जिस तरह आप मल्टीपल टास्क हैंडल करते हैं और आप पे समय ही समय होता है, जैसा आपने कहा, तो जो हमारी ये युवा पीढ़ी है, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए सर, मैं इसके लिए सिर्फ, जैसे आपने अभी कहा कि युवा पीढ़ी, मुझे लगता है कि इस युवा पीढ़ी को तैयार करने में जो भूमिका होती है, एक तरीके से समझिए कि वो स्टार्ट हो जाती है हमारी जो इनिशियल जो जब बच्चा छोटा होता है, जिसको पेरेंटिंग आप बोल सकते हैं। वहां से आप थोड़ा सा इस पर मंथन करके जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस युवा पीढ़ी के भटकाव में, जो आलसीपन हम लोग कह रहे हैं, और इनकी लाइफस्टाइल, अब तो देख रहे हैं हमारे घर में भी है, सबके घर के बच्चे हैं, इनकी लाइफस्टाइल का जो चक्र है 24 घंटे का, जो हमारे जीवन का था, और जब अपने बच्चों के जीवन का देखते हैं तो बिल्कुल उल्टा हो गया है। उल्टा। तो इसके लिए जिम्मेदार क्या, सिर्फ वो बच्चे हैं नहीं, उसमें कहीं ना कहीं हमारी पेरेंटिंग कि हम लोगों ने किस तरीके की संरचना में उनको ढाला। अब मुझे लगता है कि हर पेरेंट, और ये एक इतनी दौड़ हो गई है, और हम लोगों ने, जब हम लोग पढ़ते थे तो हम बोर्ड करने के बाद हमने सपने तो देख लिए, मैंने एक्टर बनना है, लेकिन बोर्ड के बाद लोग डिसाइड करते थे मुझे अपने चीजों के प्रति। आज बच्चों को 8 साल 6 साल की उम्र से हम लोग पेरेंट ड्रीम देखने लगता है कि मुझे इसको डॉक्टर बनाना है, इसको क्रिकेटर बनाना है, इसको, और उस चक्की में उसको बच्चे को डाल दिया जाता है।
पड़ोसी का बच्चा मेरा तो बहुत जो वो कर रहा है, वो तो बहुत टैलेंटेड है, वो तो बहुत, आप एनालाइज कीजिएगा, पड़ोसी का बच्चा जो बचपन में टैलेंटेड था वो कुछ नहीं कर पाया है। ये प्रोसेस जो है, ये कैरियर ओरिएंट करने का, बनाने का, ये प्रोसेस स्टार्ट ही होता है। हाँ, उसको ईमानदारी से पढ़ने के प्रति प्रेरित कराइए, प्रेरित बनाइए, उसको स्ट्रगल सिखाइए। पेरेंटिंग में एक चीज मिसिंग और है, मैं अपने दोस्तों से, अपने लोगों से इस चीज का मैं बड़ी जिक्र करता हूँ हमेशा, कि हमारी पेरेंटिंग कैसी हुई थी और आज बच्चों को हम लोग कैसी पेरेंटिंग दे रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा कि जब हम लोग छोटे थे और चलते चलते कहीं गिर जाते थे, तो उस वक्त हमारे गार्जियन, ऐसा नहीं था कि गार्जियन हमारे प्यार नहीं करते थे या हमारे प्रति उनकी कोई इमोशंस नहीं थे, लेकिन हमने देखा था उस समय संयुक्त फैमिली होती थी। कोई बच्चा गिर गया तो उसको एक थप्पड़ लगा के चलने नहीं आ रहा है, बच्चा भी गिरे हुए देख रहा है अपने पेरेंट्स को कि यार आज हम, लेकिन उसमें कितना बड़ा लेसन था। आज बच्चा गिरता है, माँ उठाती है और माँ बाप आपस में लड़ जाते हैं कि तुम्हारी गलती थी, बच्चा गिर गया, तुम्हारी गलती थी, बच्चा गिर गया। उस बच्चे को उठने का मौका हम नहीं दे रहे हैं। जो पेरेंटिंग हमारी हुई है ना, गिरने के बाद जो टपली लगती थी सर पर, वो इसलिए नहीं लगती थी कि वो अपने बच्चे से प्यार नहीं करता था गार्जियन, वो ये सिखाते थे कि बेटा गिरोगे तो तुम्हें खुद ही उठना पड़ेगा। ये पेरेंटिंग हम लोगों की होती थी। और उस समय मुझे लगता है कि उस वक्त की पीढ़ी डिप्रेशन में नाम की कोई बीमारी नहीं थी। आज हम अपने बच्चों के पेरेंटिंग इतने गलत तरीके से फूल की तरह पालते हैं। और आप, संस्कृत का श्लोक था, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूं, कि 5 साल तक जिसमें बताया गया था कि 5 साल तक बच्चों को प्यार कीजिए, उसके बाद प्रताड़ित कीजिए। प्रताड़ित से मतलब ये थोड़े था कि बच्चे को बिल्कुल, लेकिन वो क्या था, उसको जीवन पथ के लिए, जिस पथ पर उसको चलना है, जिससे उसको मंजिल प्राप्त करना है, उस पथ के लिए हमारे गार्जियन तैयार करते थे। वो आज मिसिंग है। और फिर सारा ब्लेम हम लोग युवा पीढ़ी पर डाल देते हैं। मोबाइल हम पकड़ाते हैं छोटे बच्चे को और फिर युवा पीढ़ी को डालते हैं कि ये तो एडिक्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ, युवा पीढ़ी से तो मेरी अपील है कि मुझे लगता है कि हम लोगों से ज्यादा सीरियस है ये पीढ़ी, कुछ करने के लिए ज्यादा संवेदनशील है, लेकिन हम उसको तैयार गलत प्रोसेस से कर रहे हैं। ये मैं गार्जियंस जो हमारे हैं, हमारे जो जिनके बच्चे छोटे हैं और जो खुद सपना देख लेते हैं, बच्चे के सपना देखने से पहले खुद सपना देख लेते हैं कि इस बच्चे को यही बनना है, तो वो छोड़ के अच्छी पेरेंटिंग दीजिए। और सब कुछ किताबों में लिखा हुआ है, आपको मोह छोड़िए, अपने बच्चे के प्रति थोड़ा सा टाइट होइए, हार्ड होइए, क्योंकि ये दुनिया जब अपने बच्चे को अपने घर की चार दीवारी से बाहर जब आप भेजिएगा, तो वो दुनिया फूल की तरह आप ट्रीट करने वाली नहीं है, वो टॉर्चर करने वाली है। तो उसके लिए आपके बच्चे के पास मेंटल जो है उतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपके बच्चे का दिमाग। तो उसके लिए तैयार कीजिए जो हम लोगों के माँ बाप करते थे। और मुझे कहने में ये कोई गुरेज नहीं है कि उस वक्त के 80% माँ बाप बिना पढ़े लिखे होते थे, लेकिन उनकी पेरेंटिंग इसी तरीके से होती थी हर बच्चे का। और आज देख लीजिए कि छोटे से शहर से उठ के वो बच्चा बहुत बड़े मंच पर भी अपनी नाम को, अपने गांव को, अपने क्षेत्र को, अपने देश का नाम रोशन करता था। तो मेरा स्पेसिफिकली गार्जियन से कहना है कि वो अपने बच्चे को इस तरीके से पेरेंटिंग दे कि आगे उनके प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। फिर बच्चा जब उनके सिखाए हुए मार्ग पर बढ़ के फिर उसको तो इनलार्ज ही करेगा, वो तो बढ़ाएगा। चाहे गलत आदत डालिए, अच्छे आदत डालिए। पूजा पाठ करना सिखाइएगा तो आधा घंटा करेगा, जब उसको थोड़ा डेवलप होगा ज्यादा करना शुरू कर देगा। तो आपको मेरा कहना यह है कि सबसे पहले हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझे कि मुझे कैसे इस समाज को किस तरीके की युवा पीढ़ी को देना है। और युवा पीढ़ी से कहना है कि बहुत सारी बुराइयां आ गई हैं इस समाज में, उन बुराइयों से बच के रहे और बड़े सपने देखें। जब बड़े सपने देखेगा तो अपने आप बहुत सारी बुराइयां खत्म हो जाती है उसको पाने के लिए, क्योंकि फिर मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं। तो ये मेरा कहना है। एक सवाल जो आजकल बहुत उठ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील इसको उठा रहे हैं कि क्योंकि आप पुलिस से हैं, आपका इससे संबंध है, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा था
कि जो फॉल्स केसेस लगते हैं, जो फर्जी केसेस होते हैं, इसके कारण लाखों लाख लोग अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये पुलिस या जांच एजेंसियों पे भी विश्वसनीयता पे, उनकी विश्वसनीयता पे सवाल खड़े करती है। अब देखिए, फर्जी जो डोमेस्टिक वायलेंस के केस हैं, फर्जी केस लगा के लोगों को फंसाया जाता है, उसमें बड़े ईमानदार लोग, अभी देखा आपने कि बहुत सारे जो शादी वाले मामले थे, इसमें बहुत लोगों ने आत्महत्याएं कर दी अपने जीवन का, योग्य व्यक्तियों ने, जो कि IT इंजीनियर थे, जिन्होंने इस तरह से लोगों का इस स्टेज तक उत्पीड़न क्यों चला जाता है? क्या हमारी पुलिस न्याय देने में सक्षम नहीं है? देखिए, हम बिल्कुल इसको अलग थलग करके नहीं देख सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत स्पष्ट निर्देश है और हर समाज को देखते हुए समय समय पर निर्देश आते भी रहते हैं। सामाजिक संरचनाएं जिस तरीके से बदल रही हैं, प्रॉब्लम्स जिस तरीके से बदल रही हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हमारे IPC CRPC में नहीं थी, उसको अभी अपडेट करके जो नए जो BNS और BNSS को जो लागू किया गया है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया है। अब बात हमारी कुल मिला के आ जाती है फैमिली, स्पेशली जो फैमिली मैटर्स जो होते हैं, या पारिवारिक रूप से जमीनों का विवाद है, या पारिवारिक मैटर में जो विवाद है, कई जगह मैं ये मान के चलता हूँ, उसको मानने से गुरेज नहीं करूँगा कि कई जगह व्यक्ति जो न्याय देने वाला है, वो चाहे पुलिस का व्यक्ति हो, और न्यायपालिका में तो वही चीज़ है कि पुलिस जो एविडेंस जो प्रोड्यूस करती है, उसी आधार पर निर्णय माननीय न्यायालय करते हैं। तो मैं इस चीज़ को तो मानता हूँ, क्योंकि उस सिस्टम में मैं काम कर रहा हूँ, तो इस चीज़ की बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक इस चीज़ को मानता हूँ कि व्यक्ति विशेष का बहुत बड़ा योगदान होता है। बहुत सारी चीज जगहों पर गलत लोग जहाँ बैठ गए हैं, उस चीज को आप वहाँ न्याय की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। ये भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ लेयर है सुपरविजन करने की, तो ये नहीं है कि उनके हाथ में सब कुछ है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ गलत, लेकिन उस प्रक्रिया को देर कर देते हैं। तो मेरा मानना है कि एक तो व्यक्ति विशेष पर डिपेंड हो जाता है कि हम किस तरीके से चीजें लेते हैं। दूसरी चीज, कई चीजें ऐसी चीजें होती है क्योंकि कानून सबूतों के आधार पर ही कार्य करता है, और वो सबूत इसीलिए माननीय न्यायालय का या हमारे लॉ में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इसीलिए कि एक बार हमारे यहाँ जो माननीय न्यायालय का आप देखे होंगे कि अभियुक्त को भी बहुत सारी चीजें न्यायालय प्राथमिकता के आधार पर उनको भी ये राइट देता है, ये अधिकार देता है कि वो अपने बचाव में अपनी चीजें प्रस्तुत कर सकते हैं। ये हमारे न्यायपालिका की खूबसूरती है, हमारे कानून की खूबसूरती है, और ये न्याय मिलने में, क्योंकि मैंने ये कहा कि अगर व्यक्ति थोड़ा संवेदनशील है, ग्राउंड लेवल पर जो लोग काम करते हैं उनको पता होता है, उनको न्याय के बारे में, उनके घटनाओं के बारे में पता होता है, अगर संवेदनशीलता के साथ काम करते हैं तो व्यक्ति को न्याय मिलता है। जहां तक बात है फर्जी आरोपों की, फेक केस की, तो ये हमारे सामाजिक संरचना का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि हमारे किस तरीके से लोग इस तरीके की चीजों से, तो इस तरीके के लोगों से मेरा यही कहना है, माननीय न्यायालय ने कहा भी था कि फेक केस करने वालों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और लॉ में है भी। तो मेरा सिर्फ उनसे ये कहना है कि अपने रोजी रोटी में लगिए, कार्य कीजिए, दूसरे को ब्लैकमेल ना करें, बस इतना ही कहना है। एक बात मैं और पूछना चाहूंगा कि संविधान हमको एक मौलिक अधिकार देता है, वो है समानता का अधिकार, जिसमें महिला पुरुष का अंतर नहीं माना गया है, दोनों के समान अधिकार हैं और समानता का अधिकार उनका मौलिक अधिकार है। तो जैसे महिला आयोग बना है, अब आप देख रहे हैं इतने सारे पुरुष उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, तो क्या पुरुष आयोग की आवश्यकता नहीं है हमको, जैसी मांग आजकल सोशल मीडिया में समाज में चल रही है, बहुत वकीलों ने भी ये मांग करी है कि एक पुरुष आयोग का गठन भी होना चाहिए जहां पुरुषों की बात को भी सुना जाए। मुझे लगता है सर कि हमारे कानून में
हमारे संविधान में, हमारे कानून में इस चीज की आज भी भरपूर प्रावधान है कि पुरुष और स्त्री के अधिकारों की सुरक्षा की जाए, उनको न्याय मिले। और जहाँ तक बात है, जैसे महिलाओं की जहाँ तक बात है और कमजोर वर्ग की बात है, तो हमारे संविधान ने यह भी व्यवस्था कर रखी थी कि सामाजिक दृष्टिकोण से जिनको कमजोर माना गया, उनके लिए न्याय के लिए अतिरिक्त जो है कुछ चीजें संवैधानिक रूप से, हमारे कानूनी रूप से उनको सुरक्षा प्रदान की गई है। आज के वर्तमान परिदृश्य में भी मुझे लगता है कि आज हमारे पास जो लॉ हैं, जिस प्रोसीजर से हम काम करते हैं, पुरुष, मेरे दृष्टिकोण से जितना मैं पढ़ा हूँ, जितना मैं समझ रहा हूँ, कि पुरुष के आत्म स्वाभिमान के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए हमारे कानून में, हमारे संविधान में भरपूर अवसर है। अब बात आ जाती है कि ये चीज आज वर्तमान परिदृश्य में ये देखने को मिल रहा है कि चीजें बढ़ रही है, इस तरीके के अपराध बढ़ रहे हैं और लोगों का, तो ये एक सामाजिक, मुझे लगता है ना कि कुछ साल पहले तक जो चीजें पर्दे में रहती थी वो आज हमारे एक सामाजिक संरचना में उभर के आई हुई है और नए नए प्रॉब्लम सामाजिक रूप से आए हुए हैं। लेकिन मेरा सिर्फ कहना ये है कि हमारे पास लॉ में पर्याप्त मात्रा में पुरुष और स्त्री, क्योंकि स्त्री को हमेशा कमजोर माना गया है, इसलिए उनको प्राथमिकताएं दी गई, उनके लिए स्पेशल क्लॉज बनाए गए, स्पेशल कानून है, स्पेशल चीजें हैं। और लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरुष के प्रति अगर हिंसा होती है, बहुत सारे केसेज में महिलाओं के द्वारा पुरुष के साथ ब्लैकमेलिंग की गई, पुरुष के साथ हिंसा किया गया। तो हमारे यहाँ पर्याप्त सेक्शंस है, हमारे पास पर्याप्त लॉ में इस चीज की है कि पुरुष के भी स्वाभिमान को, उनकी सुरक्षा को सुरक्षित किया जाए। धन्यवाद ओझा जी, आपका ये पॉडकास्ट, ये वार्तालाप बहुत ज्ञानवर्धक रहा और बहुत सारी नई चीजें हमें सीखने को मिली। ओझा जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने कर्म के साथ, कर्तव्य के साथ अपने शौक को भी जिंदा रखा और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये आज की पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि जरूरी नहीं कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो अपने शौक को मार दीजिए। अपनी उस जो आपका शौक है, जो आपकी हॉबी है, उसको भी आप बढ़ा सकते हैं और एक साथ कई तरह के कार्य कर सकते हैं। जहाँ भी आपका भाग्य आपको रास्ता देगा, आपका नाम होगा, आपको ख्याति प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। और मैं आनंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने कानपुर से आकर हमारे इस पॉडकास्ट में आना स्वीकार किया और इतना सुंदर वार्तालाप हमने आप सभी दर्शकों को समर्पित किया। धन्यवाद।